काम करो ऐसी कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंद्रदीप और आप देख रहे हैं सीके एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। जैसा कि पिछला वीडियो में फर्स्ट वीडियो में बताया गया था कि इस चैनल पर आपको जेएसएससी लेवल की तैयारी कराई जाएगी, वो बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। हम लोग सीरियल बाय सीरियल से पढ़ेंगे हिंदी, बेसिक से बेसिक और हार्ड से हार्ड सारी चीज़ को हम कवर करेंगे। जो जेएसएससी के एग्जामिनेशन में और एसएससी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को बनते हैं, उन सबको भी हम जानेंगे। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। हिंदी भाषा। आखिर ये हिंदी भाषा का मतलब क्या है, आया कहाँ से? हिंदी भाषा ये संस्कृत के भाष्य शब्द से बना। हिंदी भाषा संस्कृत के भाष्य शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाष्य क्या अर्थ होता है? बोलना। भाषा का सार्थक इकाई वाक्य होता है। भाषा का सार्थक इकाई वाक्य होता है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक होता है। इस तरह का हम यहाँ पर लिखेंगे तो समझ गए। हिंदी भाषा संस्कृत के भाष्य शब्द से बना, जिसका भाषा का मतलब होता है बोलना। भाषा का सार्थक इकाई वाक्य होता है। भाषा का सार्थक इकाई वाक्य होता है। चलिए, वाक्य से छोटी इकाई क्या होता है यहाँ पर लिखते हैं। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, जिसे हम शब्द भी बोलते हैं। पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि, जिसे हम वर्ण भी बोलते हैं। वाक से छोटी इकाई उपवाक, उपवाक से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, जिसे हम शब्द भी बोलते हैं। शब्द से छोटी इकाई अक्षर, अक्षर से ध्वनि, जिसे हम वर्ण भी बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। और देखते हैं फिर आगे। वर्ण, ये हम वर्ण जानेंगे किसे कहते हैं। ध्वनि और वर्ण, ध्वनि एक ही है। अक्षर, पदबंध, वाक्य, उपवाक्य हम किसे कहते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बिठाते हैं इसे। यहां पर लिखते हैं, एक अक्षर है, ये अलग अलग अक्षर है। ये रा है और ये म है। बेसिकली सबको पता है रा और म अक्षरों के मेल से एक शब्द बनता है, जो हमें पता है राम। रा और म प्लस राम, ये इसे हम शब्द कहेंगे। शब्द, ये जो है अक्षर है, जो इसे हम अक्षर ही कहेंगे। अक्षरों के मेल से शब्द बनता है, जैसे ये यहाँ पर राम लिखा हुआ है। दूसरी में है, इसे हम तोड़ेंगे रा, जैसे र। इसका मतलब हलंत का मतलब ये हुआ कि इसमें स्वर रहित है, ये इसमें स्वर नहीं है, ये आधा है। र प्लस आ प्लस म
प्लस इसमें फिर म के पीछे अ, तो ये अ, राम। हम इसको पूरे को वर्ण बोलेंगे। वर्ण है, वर्ण है, वर्ण है, इस प्रकार। तो ये वर्ण वर्ण मिलकर एक अक्षर बना, है ना, और अक्षरों के मेल से यहाँ पर शब्द बना, और यही शब्द शब्द मिलकर एक वाक्य बनेगा। जैसे हम यहां पर लिखते हैं, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, ये वाक्य हुआ, सेंटेंस हुआ। तो हम बोलेंगे इसको वर्णों के, वर्ण यहाँ पर है, वर्ण मिलेंगे तो अक्षर बनेगा, अक्षरों के मेल से शब्द बना, शब्द शब्द मिलकर ये वाक्य बनता है। अब समझते हैं हम वर्ण। वर्ण हम किसे कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहेंगे, अब इसी को फिर हम वर्ण कहेंगे ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या इसी को हम वर्ण कहेंगे। जैसा हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एक क, है ना, प्लस अ मिलकर बना ये क, तो ये एक वर्ण है। इसे मिटाते हैं। अब समझते हैं वर्ण। वर्ण समझ गए तो वर्णमाला समझेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ये बेसिकली सबको पता है। ये जो है एक वर्ण है ना। वर्ण जो है एक समूह में लिखा हुआ है। ये समूह में लिखा हुआ है, एक क्रम से लिखा गया। ऐसा नहीं कभी देखे होंगे ख, ग या घ, फिर अंग, फिर इसके बाद और कुछ इस तरह का, या क इस तरह का। ऐसा नहीं, ये गलत है। ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है। इसे बोलेंगे वर्ण जो है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। क्या बोलेंगे? वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। समझ में आ रहा होगा। देखते हैं आगे। आखिर वर्णमाला अब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, हम ये जानेंगे। वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है, सीधी सी लिखते हैं। वर्णों की कुल संख्या, है ना। वर्णों की कुल संख्या हिंदी में कितनी होती है? तो ये उच्चारण के आधार पर अलग होता है और लेखन के आधार पर अलग होता है। तो यहां पर हम लिखते हैं लेखन। लेखन मीन्स लिखना होता है, एक उच्चारण के आधार पर। तो लेखन के आधार पर देखते हैं कितना होता है। 35 व्यंजन, यहां पर व्यंजन लिखते हैं स्पष्ट, व्यंजन, स्वर, और ये संयुक्त व्यंजन, इसको संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। लेखन के आधार पर व्यंजन होता है 35, है ना। 33 ऐसे होता है, 2 मिलता है द्विगु व्यंजन तो 35 हो जाता है। स्वर 13, संयुक्त व्यंजन
चार्ट होता है। इन सबको हम जोड़ेंगे 13, 4, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 2, 1, 3, 4, 5 यानी 52। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। अब उच्चारण के आधार पर देखते हैं हम। व्यंजन, ये स्वर। व्यंजन होता है 35 और स्वर 10 ही होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन 35 और स्वर 10। कुल मिला के हम बात करेंगे कुल वर्णों की संख्या, तो ये कितना हो जाएगा? 45। ये 35, 10, 45। तो कुल वर्णों की संख्या 45 होता है उच्चारण के आधार पर। वर्णों की कुल संख्या कितना होता है? लेखन के आधार पर 52 होता है ना, उच्चारण के आधार पर 45 होता है। अब कैसे होता है, अब हम यहाँ पर लिख के अब जानेंगे। यहाँ पर हम पाई चार्ट बनाते हैं, इससे हमको पता चलेगा कि उच्चारण के आधार पर कैसे कौन कौन होता है और कौन लेखन के आधार पर होता है, स्पष्ट होगा। चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। उच्चारण के माध्यम से और लेखन के माध्यम से दोनों हम समझेंगे। ये लेखन के हिसाब से, लेखन के माध्यम से, लेखन के हिसाब से ये स्वर की संख्या 13 है। लेखन के हिसाब से स्वरों की संख्या कुल 13 है। यहां पर लिखते हैं लेखन। और ये व्यंजन की अगर बात की जाए तो ये क से लेकर ह तक जो ये व्यंजन है, मूल वर्ण, मूल व्यंजन, ये 33, 50, 25 और ये 8 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। और ये दू जो है द्विगु व्यंजन को भी ऐड करेंगे क्योंकि ये व्यंजन ही है। तो ये हुआ 35 और ये 4 और 33 और 2 35 और ये 4 संयुक्त व्यंजन भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, टोटल लिखते हैं 39। ये प्लस में यहाँ पर 4 हो जाएगा इस तरह का 39 इस प्रकार के। और ये स्वर जो है 13 उसको भी हम ऐड करेंगे। 9, 3, 12, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 यानी 52। हम समझे कि लेखन के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 13 और व्यंजनों की कुल संख्या 33 और ये जोड़े 35 और ये संयुक्त व्यंजन को भी जोड़े 39 और ये टोटल मिलकर ये 13, 39 और 13 तो 52। मतलब कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या 52 यानी 52। चलिए आगे देखते हैं। अब लेखन के तो समझ गए, अब उच्चारण समझते हैं इसका। स्वर जो है उच्चारण के आधार पर 10 है। स्वर उच्चारण के आधार पर 10 है। 10 में 3 आखिर कौन नहीं है? ये री नहीं है क्योंकि ये एकल व्यंजन है और ये अनुस्वार, ये जो अन्न और ये है विसर्ग अह, इसीलिए ये नहीं 3 ठो आते हैं ये स्वर के ग्रुप में, क्योंकि हमें स्वर का डिफिनेशन पता है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं, जबकि यहाँ पर ये अनुस्वार लिखा हुआ है और ये विसर्ग लिखा हुआ है। अन्न और अह पढ़ेंगे, इसे हम कहते हैं, इसको अनुस्वार, इसको कहते हैं हम विसर्ग। ये बेसिकली सबको पता है, पर
हमें डिफिनेशन के हिसाब से स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। जबकि यहाँ पर जैसे अ बोले तो इसके पीछे भी अ है, ई बोले तो इसके पीछे भी ई ही है, जबकि यहाँ पर इसका एक मात्रा लगा है। अनुस्वर की बात करें तो ये मात्रा लगकर ये अन्न बना है, और ये विसर्ग भी जो है ये मात्रा लगकर मात्रा लगकर ये अह बना है, जबकि ये मात्रा है दोनों। तो इसीलिए यहां पर ये नहीं है स्वर्ग, और ये मूल है, मूल स्वर है, इसीलिए वो स्वर के ग्रुप में नहीं आता। आखिर ये तीन जो है स्वर नहीं है, जबकि स्वर ग्रुप में होते हुए तो आखिर हम इसको कहेंगे क्या, ऐसा सवाल उठ रहा है। तो हम इसे कहेंगे ये ना तो स्वर है और व्यंजन, ये व्यंजन भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये व्यंजन के ग्रुप में नहीं है, ये स्वर के ग्रुप में है। लेखन के आधार पर मिट गई, लेखन के आधार पर 13 हैं स्वर, और उच्चारण के आधार पर बात करेंगे तो ये 10 ही स्वर हैं। हम समझ गए ये चीज क्यों नहीं है। आखिर ये नहीं है स्वर और ना ही व्यंजन है, तो आखिर इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अयोग्यवाह कहते हैं। इसे हम अयोग्यवाह, अयोग्यवाह का मतलब क्या है? ना ही स्वर और ना ही व्यंजन होते हुए भी एक सार्थक वाक्य या फिर शब्द बोल सकते हैं, शब्द वहन करते हैं, इसका मतलब भी कुछ होता है, निकलता है। जैसे हम यहां पर लिखते हैं अंगूर, इसका मतलब कि अंगूर हम समझते हैं फल है। समझ गए होंगे आई होप। देखते हैं आगे, एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि लेखन के आधार पर 13 स्वर और उच्चारण के आधार पर 10 स्वर। अब आते हैं व्यंजन में। यहां से यहां तक, क से ह तक, ये जो है मूल व्यंजन है, इनकी संख्या 33 है, और 33 और ये जो द्विगु व्यंजन जोड़ते हैं तो ये 35 हो जाता है, इस तरह का। तो ये उच्चारण के आधार पर 35 ये होता है। ये क्यों नहीं ऐड होता है? इसलिए क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। ये दो व्यंजनों के मेल से एक व्यंजन ये बना है, संयुग्या छ, त्र, ज्ञान और श्र। इसीलिए ये ऐड नहीं होता है उच्चारण में, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। यहां से यहां तक 25 व्यंजन जो है, और यहां से 8, 25 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 33 में जो 2 जोड़ेंगे द्विगु व्यंजन तो ये 35। कुल मिला के ये व्यंजन उच्चारण के आधार पर ये टोटल 35 हुआ। चलिए अब समझ गए हम कि कितना होता है व्यंजन और स्वर लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। अब हम समझते हैं इसको क्या कहेंगे। अब व्यंजन समझते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन कितनी है। व्यंजन यहां से क से लेकर ह तक मूल व्यंजन जो है 33, यहां से यहां तक 25 और 8 33, और 2 जो ये है द्विगु व्यंजन 33 और ये 2 35, ये 35 हुआ, और 10 यहाँ स्वर है, 35 और 10 ये 45। टोटल मिलाकर वर्णों की जो उच्चारण के आधार पर ये 45 है। अब समझते हैं कि ये क्यों नहीं ऐड किए, संयुग्या छ, त्र, ज्ञान, श्र वाला। तो ये इसलिए नहीं क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन में आता है, ये संयुक्त व्यंजन है ना, ये संयुक्त व्यंजन। जैसे आधा क प्लस स, ये मिलकर के बना है संयुग्या छ, इसलिए हम इसे ऐड नहीं किए। संयुक्त व्यंजन ये ऐड नहीं होता है।
अगर हम उच्चारण की दृष्टि से बात करें, स्वर की संख्या 10 है और कुल व्यंजनों की संख्या हो जाएगा ऐसे 35 और उस 10 को स्वर के जोड़ेंगे 45, है ना। 35 और 10 45। आइए हम समझते हैं इसे हम क्या बोलते हैं उच्चारण के आधार से। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं और ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं। मिटाते हैं इसे हम। ये जो एक समूह में लिखा हुआ है वर्ण, वर्णमाला, इसके फर्स्ट अक्षर के आधार पर इसका एक वर्ग दिया गया है जिसे हम क वर्ग कहते हैं, क वर्ग। इसी तरह से हो जाएगा ये च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और ये प वर्ग। इतने सब को हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन। क से लेकर म तक सभी को हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इसका डिफिनेशन हम क्लियर करते चलेंगे, इससे पहले सबको बता दें एक नज़र में। इसे हम द्विगु व्यंजन बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन, इसे हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। इसे अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, है ना। इसे हम संघर्षी या उष्म व्यंजन बोलते हैं। इसे हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। इसे हम संयुक्त व्यंजन, ये व्यंजन इस तरह का, ये व्यंजन, है ना, इस तरह का सबको व्यंजन। हम यहाँ से यहाँ तक सबको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं और जो ड़ और ढ जो है इसको हम द्विगु व्यंजन बोलते हैं। और ये जो य र ल व को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तलाबी श मुदंश दंस ह को संघर्षी या उष्म व्यंजन बोलते हैं। संयुग्य छ तर ज्ञान श्र को हम ये संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, इसे संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। आइए हम सबको हम डिफिनेशन देखते हैं आखिर क्यों बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, आखिर क्या है, हम इसे क्यों बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख के किसी विशेष भाग को स्पर्श करता हो, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो उसे हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जैसे हम क बोल रहे हैं, क, तो ये कंठ को स्पर्श कर रहा है। इसी तरह से च बोल रहे हैं, तालु को स्पर्श कर रहा है, च। इसी तरह से ये ट जो है, तो ट बोल रहे थे मूर्धा को स्पष्ट कर रहा है। इसी तरह से सभी कहीं न कहीं मुख का एक विशेष स्थान को स्पर्श कर रहा है, इसलिए हम इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखते हैं औड़ा और ढा को हम द्विगु व्यंजन क्यों बोलते हैं भैया। आखिर ये द्विगु व्यंजन क्या है, इसे हम क्यों बोलते हैं। इसका डिफिनेशन ये होगा कि ड़ और ढ, हम जब जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुंह के ऊपरी भाग मूर्धा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्व मूर्धा को स्पष्ट कर झटके के साथ नीचे आता है, जिह्व झटके के साथ नीचे आता है, उसे हम द्विगु व्यंजन बोलते हैं। जैसे ड़, आप चेक इसको कर सकते हैं, ड़ जीभ जो है एक मूर्धा में ऊपर आकर टच कर रहा है और झटके के साथ नीचे आ रहा है, ड़ ढ, इसीलिए हम इसको द्विगु व्यंजन बोलते हैं। य र ल व को अंतस्थ व्यंजन हम क्यों बोलते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि हम इसको उच्चारण में कहीं विशेष स्थान को स्पर्श नहीं करता है, इसलिए हम य र ल व को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं।
तालाबी श मूर्धन स धन स ह को संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में, ऐसे बोलेंगे डिफिनेशन में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन के उच्चारण में ऊष्मा पैदा हो, उच्चारण में घर्षण होकर ऊष्मा पैदा हो, उसे हम संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श कह रहे हैं, ह कहने के बाद मुंह से एक गर्माहट हवा निकल रहा है ना। हाँ, अगर सर्दियों के मौसम में इसको इस तरह का ह बोला जाए तो आपको पता चलेगा कि एक भाप की तरह निकल रहा है। तो ये है, हम इसको डिफिनेशन में बोलेंगे कि उच्चारण में मुख से हवा गर्माहट, उच्चारण में घर्षण के कारण एनर्जी क्रिएट होती है, उसी को हम संघर्षी ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुग्य छ तरह ज्ञान श्र संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? हम देखते हैं यहाँ पर संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं। संयुक्त व्यंजन जो है आधा क प्लस स मिलकर ये संयुग्या छ बना है। आधा क और स मिलकर ये संयुग्या छ बना है। इसी तरह त्र जो है, यहां लिखते हैं संयुग्या छ त्र, तो आधा त और प्लस र मिलकर ये त्र बना है। इसी तरह से ज्ञान जो है आधा ज प्लस इया मिलकर, इधर लिखते ही हैं, इधर लिखते हैं, ये ज्ञान बना है। ठीक है। श्र जो है, ये जो श्र है ये किससे मिलकर बना है? यहाँ पर हम लिखते हैं श्र आधा तालाबी श प्लस र मिलकर ये श्र बना है। ठीक है। क आधा क और श मिलकर ये संयुग्या छ बना है। कस आधा त प्लस र मिलकर ये त्र बना है। दो व्यंजन को मेल से ये बन रहा है, इसीलिए हम इसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। दो व्यंजन की मेल से एक वर्ण बन रहा है, इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं इसीलिए। और इसी तरह से आधा ज प्लस या मिलकर ज्ञा बना है। तालाबी श प्लस र मिलकर श्र बना है। यहाँ पर क्वेश्चन प्रश्न ऐसा बनता है कि संयुक्त व्यंजन हम किसे कहेंगे? तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन की संख्या जो है 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। अब इस तरह के पूछेगा कि बताइए कि संयुग्या छ जो किन व्यंजनों से मिलकर बना है, तो हम बताएंगे आधा क प्लस और ये षटकोण वाला स मिलकर ये संयुग्या छ बना है। देखते हैं फिर आगे इनके उच्चारण। हाँ, उच्चारण कहाँ से करते हैं? उच्चारण ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसे मिटा देते हैं। इसे मिटा देते हैं। इसका उच्चारण जो है क वाले ग्रुप को कंठ से करते हैं, कंठ। च वर्ग ग्रुप का तालु से करते हैं, और ये ट वाले ग्रुप को मूर्धा से करेंगे। त वाले ग्रुप को दंत, प वाले ग्रुप को ओष्ठ। ओष्ठ इसका उच्चारण हम क वाले ग्रुप को कंठ से करते हैं। जैसे हम कहेंगे क, ख, ग, घ, ये है कंठ से बोला जा रहा है। इसी तरह से च ग्रुप वाले को हम बोलेंगे च, तो ये तालुम स्पर्श कर, च, छ, ज, झ, इया, यानी तालुम स्पर्श कर रहा है। मूर्धा जो है ट, ठ, ड, ढ, ण, ये इस प्रकार से ये मूर्धा ये स्पर्श कर रहा है। दंत न जो दंत, दंत, दंत न, ऐसे भी दंत न बोलते हैं, यानी ये दंत से बोला जाता है। त, त स्पर्श कर रहा है दंत को, द, ध, ये न, इस तरह के इसे दंत से बोलेंगे त वाले ग्रुप को।
प वाले ग्रुप को बोलेंगे ओष्ठ से बोलेंगे प। जैसे हम प बोल रहे हैं तो मेरा ओठ जो है स्पर्श कर रहा है एक दूसरे ओठ को, प, फ, ब, भ और ये म। हम ये जाने कि इसका उच्चारण कहाँ से होता है। अब हम जानेंगे हाँ, हम ये समझ गए ओष्ठ, ये ओष्ठ, ये ओष्ठ है ना, ओष्ठ, ये कंठ। हम समझ गए कि ये प वर्ग, जब प वर्ग ग्रुप जो है ये ओष्ठ से होता है। प जैसे बोले फ, ब, भ, म, ये सभी ओष्ठ एक दूसरे पे टच कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे प वर्ग, मतलब प से ओष्ठ से ये उच्चारण, इसका स्थान है ओष्ठ है। या र ल व अंतस्थ व्यंजन, इसको बताएंगे हम एक दूसरे वीडियो में ताकि और स्पष्ट रूप से आप समझ सके। तब तक इसको समझते हैं। ये जो तालव्य श, गौर करने की बात है कि हम तालव्य श बोलते हैं तो ये तालु से बोला जाता है। तालव्य श, इसका नाम ही तालु दिया गया इस तरह का, तालव्य श। मूर्धन्स, मूर्धन्स मतलब मूर्धा से इसका उच्चारण हो रहा है तो इसलिए मूर्धन्स। दंस, ये दांत से ये इसका भी हो रहा है तो दंत स, है ना, दंस। और ये ह, बाकी ये इतनों का, ये इतनों का, इसका उच्चारण स्पष्ट जब होगा, सघोष और अघोष ध्वनियां हम पढ़ाएंगे एक चार्ट बनाकर, तब तक आपको स्पष्ट रूप से तब समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।